अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज रहमान और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइन से आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। DGISI ने सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की बड़ी बैठक। DGISI की अहम खारजा अमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस, खित्ते के बदलते हालात, खसूसन तनाज़े कश्मीर, पाक अमरीका, पाक चीन ताल्लुकात और अफगान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में मुखलिसाना, मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेकाम दरअसल जनूबी एशिया में इस्तेकाम का बायस बनेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़ा में इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम करेगा और अफगान अमन के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। अफगानिस्तान की सरहद पर 90% बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल का भी मौसर निजाम तश्कील दिया जा रहा है। सियासी और पार्लिमानी क़यादत का ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग में सवाल और जवाब का सेशन हुआ। अरकान ने सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए अपनी सिफारिशात भी पेश की, जिन्हें सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा गर्दाना जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्यों नहीं आए? रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने तंज कर दिया। बोले पुरसुकून माहौल था, आ जाते तो अच्छा था। मुसद्दिक मलिक बोले वज़ीर-ए-आज़म को हम पसंद नहीं तो दरमियान में पर्दा लगाकर शिरकत कर लेते। स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर-ए-आज़म की अदम शिरकत का मलबा अपोजिशन पर ही डाल दिया। बोले खदशा था कि अपोजिशन वॉकआउट कर जाएगी, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने शिरकत नहीं की। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर कौमी सलामती की मीटिंग, अस्करी क़यादत की सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान इस बार भी कौमी सलामती की मीटिंग से गैर हाजिर रहे। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने दिलचस्प तबसरा किया। दरम्यान में कोई पर्दा लगा लें, कोई किसी कोने में जा बैठे, मगर उस डिस्कशन में शिरकत तो करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तंज कर डाला। अच्छी बात होती है प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो मुल्क की बात हो रही हो और ऐसी पॉलिसीज की बात हो तो आना चाहिए। दो हाउसेज के लोग बैठे हुए हैं, 100 के करीब लोग हैं, जैसे बड़ी यकजहती क्या होगी? किसी ने किसी को किताब नहीं मारी, कोई गाली नहीं निकाली। स्पीकर साहब भी आराम से बैठे हुए हैं, हाउस रूल के मुताबिक चल रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास में वजीर आजम की अदम शिरकत का मलबा ऑपोजिशन पर ही डाल दिया। कहते हैं वजीर आजम इजलास में शरीक होना चाहते थे लेकिन ऑपोजिशन की वजह से नहीं आए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ऑफिस को इत्तलात थी कि इमरान खान आए तो ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाएगी। स्पीकर असद कैसर के मुताबिक वजीर आजम मुल्क की सिक्योरिटी के मामले को सियासी नहीं बनाना चाहते। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की सबसे बड़ी जंग का सबसे बड़ा फौजी अड्डा वीरान हो गया। फौजी काबुल का बगराम एयरबेस खाली कर गए। अड्डे की अफगान फोर्सेस को मुंतकली पर कोई तकरीब ना हुई, ना किसी ने अलविदा कहा, जिसे CNN ने तालिबान की अलामती फतह करार दिया है। बगराम से इनखला अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला का संगे मील है। अब बहुत जल्द अमेरिका मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकल जाएगा। अमेरिकी फौजियों ने 2 दहाई पहले बगराम में पहली बार कदम रखे थे। जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप यहां आए, फौजियों के हौसले बढ़ाए। यहां से 2000 अमेरिकी फौजियों के ताबूत भी परचम में लपेटकर अमेरिका रवाना किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर उभरते दहशतगर्दी के खतरात से निमटने का मुतालबा कर दिया। जनरल असम्बली ने दहशतगर्दी के खिलाफ नजरसानी शुदा आलमी हिकमत अमली की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत, नस्ली तासुब, इस्लामोफोबिया के खतरात से निमटने के लिए इक़दामात का कहा गया था। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि इस्लामोफोबिया के उभरते ख़तरे का मामला पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर उठाया था। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, बताइएगा, इस्लामोफोबिया के उभरते ख़तरे का मामला पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर उठाया
और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर उभरते दहशतगर्दी के ख़तरात से निमटने का मुतालबा अब कर दिया है। जनरल असम्बली ने दहशतगर्दी के खिलाफ नज़रसानी शुदा आलमी हिकमत अमली की मुतफ़िका मंजूरी दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत, नस्ली तासुब, इस्लामोफोबिया के ख़तरात से निमटने के लिए इक़दामात का कहा गया है। इस्लामोफोबिया के उभरते ख़तरे का मामला पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर उठाया था और ऐसे में अब UN जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया पर उभरती दहशतगर्दी के ख़तरात से निमटने का मुतालबा कर दिया है और ग़िज़ाई किल्लत, नस्ली तासुब, इस्लामोफोबिया के ख़तरात से निमटने के लिए इक़दामात का कहा गया है। खालिद अजीम साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? जी खालिद अजीम साहब, आवाज़ आ रही है आपको? अपने नाज़रीन को बताएं कि UN जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया पर उभरते दहशतगर्दी के ख़तरात से निमटने का मुतालबा कर दिया है। जनरल असम्बली की दहशतगर्दी के खिलाफ नज़रसानी शुदा आलमी हिकमत अमली की मुतफ़िका मंजूरी भी दी गई है। नून लीग ने बजट मंजूरी इजलास में अरकान की गैर हाजिरी का नोटिस ले लिया। गैर हाजिर अरकान असम्बली से बाज़ पुर्स का फैसला किया गया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी की इस रिपोर्ट में। The finance bill 2021 भी पास। बजट मंजूरी इजलास में नून लीग के गैर हाजिर अरकान से पूछगिछ होगी। ज़राए के मुताबिक मुतमईन ना करने पर शोकस नोटिस जारी किया जाएगा। नून लीग के 12 अरकान ऐवान से गैर हाजिर थे। 6 अरकान ने पार्टी को दरख्वास्त दी थी कि वो इजलास में नहीं आ सकते। 6 MNAs असम्बली होने के बावजूद ऐवान में नहीं आए। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत दूर हो चुके, एक शमाल में है तो दूसरा जनूब में। जब मैं कहता था नून से शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। ऐवान से गैर हाजिर रहने वाले MNAs चौधरी आबद रजा कोटला, शेख रोहेल असगर, नजीबुद्दीन अवैसी, आलमदाद लेकर समेत दीगर MNAs शामिल हैं। इमरान भट्टी, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि नैब अगर गैर जानिबदार है तो हलीम आदिल शेख को ज़मीनों के कब्जे के मामले में गिरफ्तार करे, जबकि हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। सईद गनी जिस चीज़ को नैब की इंक्वायरी कह रहे हैं वो सिर्फ एंटी करप्शन की फाइंडिंग है। ये बहुत बड़ी इम्तिहान और आजमाइश है नैब के लिए कि वो हलीम आदिल को, उनके भाइयों को इस गैर कानूनी कब्जे के अंदर मुलविस हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। हलीम आदिल को तो बकौल इनके पकड़ लेना चाहिए। आपका दिल तो आपने तो पकड़ ही लिया था और पकड़ लो। मेरा 6 फुट कद बढ़ा दिया, इंशाल्लाह 21 फुट हो जाएगा। पकड़ लो आप लोग जिसको पकड़ना है। 164 एकड़ ज़मीन, उसके कब्जे को बढ़ा के 253 एकड़ कर दिया, ये नैब का अपना खत कहता है। अंग्रेजी भाई उर्दू में बता दूं, जितने कंक्लूजन जो पढ़ के सुना दिए हैं, ये जितने जितने भेजे हैं वो एंटी करप्शन के कंक्लूजन है, नैब का कंक्लूजन नहीं है। सूबा सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने ये इंक्वायरी शुरू की। इस केस को टेकअप कर लिया नैब ने। एंटी करप्शन पूरी मगजमारी करने के बाद 2 साल बाद उसने उसको वहां से कहा केस नहीं बनता और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर भिजवा दिया। मतलब एंटी करप्शन का केस नहीं बना और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चला गया। आज अगर नैब इनको गिरफ्तार नहीं करती है, नैब इनका नाम ECL पे नहीं डलवाती है, नैब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जो खदशात हमारे थे वो 100% दुरुस्त होंगे। कौए के कोसने से गांव नहीं उजड़ा करता। आपने 2 साल अपनी ऐसी की तैसी करा ली, खुद आप कुछ कर नहीं सके और ये 4 मुर्तब आपकी बरनी से 4 आपने निकाले, ये पेपर उसको लेके आप बेचना शुरू हो गए। पढ़ तो लो। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात में कमी और केसेस में इजाफा देखा गया है। एक दिन में मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,345 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 46,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। 1,277 मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड की गई।
आलमी इदारे सेहत ने हुकूमत के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों को तीसरी खुराक भी लगेगी। फाइजर और मॉडर्ना का बूस्टर 1 साल बाद लगेगा। देखते हैं मुदस्सिर नज़ीर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मुस्तकबिल में आलमी वबा से महफूज रहना इतना आसान नहीं, क्योंकि आलमी इदारे सेहत के एक और एलामिया ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने बड़ा चैलेंज ला खड़ा किया है। जी हाँ, आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन की सिर्फ 2 खुराकें ही नहीं, बल्कि हर वैक्सीन की मियाद के मुताबिक हर साल बूस्टर लगाए जाएंगे। मई 2021 में शाया होने वाले आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना का बूस्टर 1 साल बाद और साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका का बूस्टर 6 माह बाद लगेगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन का सिलसिला फरवरी 2021 में शुरू हुआ, यानी जिन अफराद को शुरू में वैक्सीन लगी उनकी बूस्टर डोज का वक्त करीब है। क्या पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़साम की कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक या बूस्टर वक्त पर लग पाएगा? ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान में वैक्सीन की दूसरी डोज वक्त पर लगना भी चैलेंज बना हुआ है। वैक्सीन बनाने वाले मुख्तलिफ ममालिक की पैदावार और तरसील की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। जैसे चीन और रूस का मरकज़ एशियाई ममालिक हैं, जबकि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में वैक्सीन बेचने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान वैक्सीन डिप्लोमेसी भी एक जामिया और तवील मौजू है। चीन मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के इश्तराक से रियासत रासुल खैमा में वैक्सीन प्लांट लगाएगा, जहां साइनोफार्म वैक्सीन की बूस्टर या तीसरी खुराक तैयार की जाएगी और यहां हर माह 2 मिलियन से ज़्यादा साइनोफार्म वैक्सीन बनेगी, जो पाकिस्तान समेत अरब ममालिक को फ़रोख्त की जाएगी। इस सूरत हाल में हुकूमत को वैक्सीन की ख़रीदारी पर वसाइल सर्फ करना होंगे, क्योंकि हर बार वैक्सीन मुफ्त में नहीं मिलेगी। बुलेटिन में आगे देखिए, चारे के नाम पर गड़बड़ घोटाला। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की 38,000 से ज़ायद खुराकें ज़ाया हो गईं। वज़ीर सेहत पंजाब ने तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। महकमे सेहत पंजाब के हुक्काम की संगीन गफलत। सूबे में 38,500 से जायद कोरोना वैक्सीन की खुराकें जाया हो गयीं। लाहौर में सबसे ज्यादा 3,000 के करीब वैक्सीन की खुराकें जाया हुईं। हुक्काम का कहना है कि वैक्सीन को मुनासिब दर्जा हरारत पर नहीं रखा गया। बहावलपुर, भावलनगर, भक्कर, चकवाल और फैसलाबाद में भी 1,000 से जायद वैक्सीन जाया हुई। गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल समेत मुतादिद अजला में वैक्सीन कूड़े की नजर हुई। वज़ीर सेहत पंजाब के मुताबिक वैक्सीनेशन जाया होने की मुकम्मल तहकीकात होंगी। जी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है, मेरी खबर के मुताबिक आज सुबह आप मुझे खबर दे रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उसकी इमीडिएटली हम इंक्वायरी करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाज़ाब्ता इजाजत मिलने से पहले वैक्सीन की कुछ खुराकें सिफारिशी बुनियादों पर नौजवानों को लगाई गयी और उन्हें भी जाया वैक्सीन के खाते में जाहिर कर दिया गया। दानियाल उमर, समा, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने पर FBR को मुबारकबाद। कहते हैं ये इस बात का सबूत है कि मुल्की मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बरामदात में रिकॉर्ड इजाफे को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि FBR ने 4,732 अरब रुपए के टैक्स महासिल का हदफ हासिल किया। ये टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा है। FBR की कारकर्दगी से साबित हो गया कि मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 2020-21 में 18% इजाफे के साथ मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा बरामदात का हदफ हासिल हो गया है। अगर सर्विस सेक्टर को शामिल करें तो ये 31 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है। आइंदा बरसों में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम का अहम सतून होगा। महंगाई के थपेड़े गुज़श्ता माली साल के आखिरी महीने भी जारी रहे, लेकिन कम शिद्दत के साथ जून में अंडे, सब्जियां, गोश्त, गंदम, गुड़, घी और दाल मसूर के दाम बढ़ गए। इदारे शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट।
जून में महंगाई मामूली कमी के साथ 3 माह बाद सिंगल डिजिट पर आ गई। मई में जो शरह 10.9% थी, जून में वो 9.7% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह टमाटर की कीमत 29%, प्याज की 15%, अंडों की 4.37% और सब्जियों की कीमत 3.11% बढ़ गई। जबकि गोश्त, गुड़, घी, गंदम और दाल मसूर भी महंगी हुई। अलबत्ता चिकन 36.86% और फल 20% सस्ते हुए। दाल, मूंग, चना और माश की कीमतें 2 से 6% तक कम हुई। सालाना मवाजना किया जाए तो 2019-20 के मुकाबले में माली साल 2020-21 अवाम पर भारी गुजरा। एक साल में गाड़ियों का ईंधन 40.48% महंगा हुआ, बिजली के निर्ख 21% चढ़ गए, अंडे 33%, घी और मसाले 24%, कुकिंग ऑयल 22%, चीनी 21.5% महंगी हो गई। जबकि टमाटर के भाव 20%, गंदम के 19%, गोश्त के 16% और दूध के दाम 14% बढ़ गए। दूध फरोश पाकिस्तानियों को जो बेच रहे थे वो दूध नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहलका खेज़ इंकशाफ, कहते हैं नाक़िस दूध फरोख्त होने की शिकायत पर तहकीकात कराई गई। पता चला कि वॉशिंग मशीनों में यूरिया खाद से दूध नुमा कोई चीज़ बनाकर बाज़ारों में फ़रोख्त की जा रही थी। रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए तो दूध फरोशों ने कीमतों को आसमान पर पहुँचा दिया। दूध का बहुत बड़ा मसला है। मुझे कहीं से कंप्लेन आई कि जी दूध हमें खालिस नहीं मिल रहा। मैंने चेक करवाया, कई इलाकों में जब टेस्टिंग करवाई गई तो पता चला वो दूध ही नहीं है जो दूध के नाम पे बेचा जा रहा है। वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा था, वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा था, यूरिया डाला जा रहा था, अजीब अजीब चीजें। सोचे कि ये हमारे बच्चों को ग्रोथ के लिए जो सबसे बुनियादी चीज दूध है, वही उसको खालिस नहीं मिल रहा, उसको खालिस नहीं मिल रहा। जब हमने सख्ती की, खालिस दूध के ऊपर जोर लगाया, तो शहरों में दूध की कीमत ऊपर चली गई। फिर समझ आई कि बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। और अभी खबर यह कि 96 जानवरों के लिए 2 करोड़ का चारा। सिंध में महकमा लाइव स्टॉक के अफसरान खजाने को टीका लगा गए। ऑडिटर भी हैरान हुआ कि आखिर जानवर इतना चारा कैसे खा गए। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। चारे के नाम पर गड़बड़ घोटाला। सिंध हुकूमत के महकमा लाइव स्टॉक ने टंडू जाम में मौजूद सिर्फ 96 जानवरों के 1 साल के खाने का बिल नाकाबिले यकीन हद तक 2 करोड़ रुपए बना दिया। 75 बकरियां, भेड़ें और चंद गायें भैंसें चारा खाती थीं या दूध, मक्खन और सेब का मुरब्बा। 2 करोड़ का चारा कैसे खिला दिया? ऑडिटर भी हैरान हैं। महकमा लाइव स्टॉक के आदाद शुमार को दुरुस्त मान लिया जाए तो एक जानवर ने लगभग 1 साल में 2 लाख से ज्यादा का चारा खाया, जो एक जानवर की असल कीमत से भी कहीं ज्यादा है। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। ट्रेनें हादसात का शिकार, अफसरान कैश के तलबगार। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रक के करीब धमाका हुआ। 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें CMH मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान कहते हैं 3 किलो वजनी धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। बोले यहाँ होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने हमेशा भारत से मिलते हैं। बलूचिस्तान के दिल कोयटा पर फिर अमन दुश्मनों का वार। वतन के मुहाफिजों पर एक और हमला। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रक के करीब धमाका। धमाका इतना शदीद था, करीब मौजूद घरों और दुकानों के शीशे भी टूट गए। धमाके के फौरी बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया, जबकि रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को CMH मुंतकिल किया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगो ने जाए वकुआ का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया था, जो तकरीबन 3 से 4 किलो के उसमें था। तो यहाँ जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है तो उसके वो जो है ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। तो जब तक ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं होते, उसका असर हम पर ज़रूर पड़ेगा। सिविल अस्पताल कोयटा में एमरजेंसी नाफिस है, जबकि शहर भर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स की औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई, डकैती और लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से डकैती में इस्तेमाल होने वाला असलहा और लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम अपने साथियों के साथ मिलकर औरंगी और साइड टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल छीनने समेत 40 से ज़ायद डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस है।
मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सरसब्ज मैदान, बर्फपोश पहाड़, दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। हादसात का शिकार पाकिस्तान रेलवे के अफसरान कैश अवार्ड मांगने लग गए। 7 जून को घोटकी का खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ और 25 जून को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने समेत 63 अफसरान के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह की सिफारिश कर दी। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। ट्रेनें हादसात का शिकार, मगर रेलवे अफसर हैं कैश के तलबगार। अफसरान ने इजाफी तनख्वाहों की डिमांड कर दी। समा को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निसार मेमन की इजाजत से डिप्टी जनरल मैनेजर की जानिब से सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड को 63 अफसरान को 1 माह की इजाफी तनख्वाह की सिफारिश की गई। जिस सीईओ ने सिफारिश करने की मंजूरी दी, उनका नाम लिस्ट में सबसे पहले है। आईजी रेलवे पुलिस, 3 एडिशनल जनरल मैनेजर्स और डीआईजी भी शामिल हैं। इजाफी तनख्वाह की वजह जरूरत से ज्यादा काम करना और छुट्टी के रोज भी दफ्तर आना करार दिया गया है। हैरान कुन तौर पर रेलवे मजदूर और छोटे मुलाजमीन में से किसी को इस कैश अवार्ड के काबिल नहीं समझा गया। इतवार के रोज काम करने का आगाज ख्वाजा साद रफीक के दौरे वजारत में शुरू हुआ और इन 5 सालों में किसी को कैश अवार्ड न दिया गया। दूसरी जानिब इस हादसे से चंद रोज कबल ही घोटकी में ट्रेनों के तसादम में 65 मुसाफिर जान बहक और 150 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इस वक्त रेलवे का खसारा 55 अरब रुपए से ज्यादा का हो गया है और पेंशन भी मुश्किल से दी जा रही है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मुल्तान की न्यू शाह शम्स कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान, जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लग गए हैं। सीवरेज मसाइल ने भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मजीद सुनते हैं शेख शराज की ज़बानी। मेरा नाम शेख शराज जवेद है। मैं इसी न्यू शाह शम्स कॉलोनी विहाड़ी रोड मुल्तान के रहायशी हूँ। ये कॉलोनी MDA से मंजूर शुदा है, मगर इसके बावजूद यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। कोई बंदा हमारी दरख्वास्त लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा हमारे इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसका दरवाज़ा खड़काएं, किससे बात करें? ये देखें, यहाँ पर जो सड़कें हैं ये गैर टूटी फूटी हैं, मिट्टी धूल उड़ रही है, गैर म्यारी सड़क बनी हुई है। यहाँ पर अरसा दराज से सीवरेज का मसला है, मगर अब खुदाई तो हो चुकी है, मगर अभी तक लाइन नहीं इसमें डाली गई, जिसकी वजह से हमें आने जाने में शदीद परेशानी का सामना है। हमारी अरबाब इख्तियार से हाथ जोड़ के अपील है कि इस काम को जल्द जल्द मुकम्मल किया जाए। हम कल आपको वादी कुमराट की सैर पर लेकर निकले थे। वादी कुमराट जहां कुदरत गले मिलती है, ऐसी ही हसीन वादी का खूबसूरत मकाम बाटगोई और दश्त लैला। 10,800 फीट की बुलंदी पर सरसब्ज मैदान, चारों तरफ बर्फ पोश पहाड़ी चोटियाँ सयाहों को दावत नज़ारा देती हैं। कुमराट और कालाम के मिड पॉइंट तक पहुँचने के बाद क़याम से मुतालिक दिलचस्प बात यह है कि महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से कुमराट के जिन गेस्ट हाउसेस पर पहले ताले लगे होते थे, वहाँ अब आम सयाह फैमिलीज़ के हमरा रुक सकेंगे, क्योंकि हुकूमती गेस्ट हाउसेस की ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है। मज़ीद आपसे बातें नहीं करते, मोहम्मद शुएब के ज़रिए वापस आपको उसी हसीन वादी में लिए चलते हैं। बटागोई टॉप, यहाँ पर लगे हैं कैंप्स, हो रही है यालाबारी। बारिश भी है, ओले भी पड़ रहे हैं, कभी पड़ते हैं कभी रुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं और कैंपिंग करना चाहते हैं, वो सिर्फ वही आए जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं मौसम को और सख्ती को। चुके पहुँचना तो मुश्किल है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। फाइनली बटागोई टॉप पर पहुंच चुके हैं हम। ऑक्सीजन लेवल्स लो, सांस फूल रहा है, दरख्त कम है, यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, बहुत प्यारा मौसम है। जहाँ पर निगाह दौड़ाएं वहाँ पर बर्फ पोश पहाड़ी चोटियाँ हमें दिखाई देती हैं। ये पहाड़ी सिलसिला, खूबसूरत सिलसिला, ऊपर लेकर चलते हैं आपको। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, थोड़ी सी एहतियात के साथ, चूँकि जो भी यहाँ पर आता है एहतियात के साथ इस पॉइंट पर ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ से नज़ारा है बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत। मेरा प्यारा KP, मेरा प्यारा ये इलाका, जहाँ पे हर तरफ जहाँ निगाह पड़ रही है बड़ा खूबसूरत सा इलाका। और मैं लेफ़्ट साइड ऊपर आके मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं दश्त लैला।
दश्त, ऐसी जगह जहाँ जरा सा डर लगे, खौफ आए। लैला की खूबसूरती मशहूर है, शायद इसीलिए इस इलाके को कहते हैं दश्ते लैला। अब इस तरफ को देखिए, वो पहाड़ी सिलसिला, बर्फ़ से अटी चोटी, और अभी हम जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम बयान, अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, पार्लियामेंट हाउस से खुशगवार माहौल में रवाना हुए। बिल्कुल, आपको बताते चले पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे तो नहीं दे रहा। सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया आर्मी चीफ से, और ऐसे में आर्मी चीफ की जानिब से मुख्तसर सा जवाब दिया गया। ये सवाल आप हुकूमत से पूछें, अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, ये कहा गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के बाद इशाया भी दिया गया। आर्मी चीफ की पार्लियामेंट हाउस से खुशगवार माहौल में रवानगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम बयान सामने आया है, अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, पार्लियामेंट हाउस से खुशगवार माहौल में रवाना हुए। सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया आर्मी चीफ से कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे तो नहीं दे रहा, जिस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी जानिब से ये जवाब सामने आया कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, मज़ीद क्या कहा आर्मी चीफ ने? देखिए, जब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद शुरका को जो वो इशाया दिया गया, और इशाये के बाद जब आर्मी चीफ पार्लियामेंट हाउस से निकलने लगे हैं तो मीडिया के नुमाइंदान जो है वो सरहदारी में मौजूद थे, और आर्मी चीफ से जो है वो दुआ सलाम भी हुई। आर्मी चीफ ने खैरियत भी दरियाफ्त की तमाम मीडिया नुमाइंदगी, और इसी असना में सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि अब की बार जो है वो अड्डे तो नहीं दिए जा रहे, जिस पर आर्मी चीफ की जानिब से ये जवाब दिया गया कि ये सवाल तो आपको हुकूमत से करना चाहिए, और ये जवाब देकर वो आगे बढ़े और साथ ही दोबारा रुके और ये जुमला कहा कि अब की बार अड्डे नहीं दिए जाएंगे। तो ये मुख्तसर बातचीत हुई थी आर्मी चीफ के साथ, और उनकी जानिब से ये बड़ा वाज़ेह वन लाइनर पैगाम जो है वो दे दिया गया था कि अब अड्डे नहीं दिए जाएंगे। तो ये कल बड़ी अहम मीटिंग थी, और उसके बाद ये सारा मामला सामने आया, और सहाफ़ी ने जब सवाल किया तो उसके जवाब में आर्मी चीफ की जानिब से ये मुख्तसर जुमला मिला गया। ठीक है, वन लाइनर लेकिन खासा वाज़ेह पैगाम आर्मी चीफ की जानिब से न सिर्फ इन सहाफ़ियों को दिया गया बल्कि दुनिया को भी दिया गया। सहाफ़ी से आर्मी चीफ की जानिब से ये सवाल हुआ था पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे तो नहीं दे रहा है, ये सवाल आप हुकूमत से पूछे। आर्मी चीफ ने इसका मुख्तसर ये जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये भी कहते हैं कि अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ था, जिसके बाद इशाया दिया गया, और ऐसे में सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ से ये सवाल किया था, जिस पर आर्मी चीफ की जानिब से ये जवाब दिया गया कि पहले ये कहा गया कि ये सवाल आपको हुकूमत से पूछना चाहिए, और अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे। आर्मी चीफ ने ऐसा भी कहा। बिल्कुल, इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान वो भी वाज़ेह तौर पर दो ठोक पैगाम दे चुके हैं असम्बली के फ्लोर पर, और अब जब गुज़िश्ता रोज़ ये अहम इजलास हुआ है, और ऐसे में फिर जब वो इजलास ख़त्म हुआ और इशाया दिया गया, काफ़ी खुशगवार मूड में आर्मी चीफ बाहर निकले, और वाज़ेह तौर पर जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह तौर पर वन लाइनर पैगाम दिया कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। इसी बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार नादिर मीर साहब मौजूद हैं। नादिर मीर साहब, हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म ने असम्बली के फ्लोर पर ये वाज़ेह पैगाम दुनिया को दिया, अमेरिका को दिया कि अब अड्डे नहीं दिए जाएंगे। आर्मी चीफ भी अब यही बात दोहरा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी का अड्डा या बेस नहीं है किसी का भी दुनिया में, और अफगानिस्तान की जंग खत्म हो रही है, और बल्कि हो गई है। जो बैरूनी जंग थी, मतलब अमेरिका और यूएस एंड नेटो की जो जंग थी 20 साल से 9/11 से चल रही थी, क्योंकि अमेरिका निकल रहा है वहां से, खुद तो उन्होंने अनाउंस किया है बाय 11 सितंबर, और बिफोर दैट दे विल एग्जिट अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान तो अमन चाहता है, और हम इसके मुतालिक मैंने अपनी किताब जियोपॉलिटिक्स पाकिस्तान में 10 साल पहले 9 साल पहले कहा था कि ये अमेरिकनों ने जाना है और यहाँ अमन से रास्ता आगे आपने लेके आना है, जंग से नहीं। और यही पाकिस्तान की पॉलिसी भी यही है, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी होनी भी यही चाहिए और है भी यही। सो पाकिस्तान तो अब अमन चाहता है ना अफगानिस्तान में और बाकी खत्ते में भी, तो जाहिर है तो उसमें फिर अड्डे देने का, बल्कि अड्डे देने तो क्या, यहाँ पर तो जो हवाई रास्ते हैं, एयरवेज, एयर कॉरिडोर, जिससे अमेरिका के जहाज जा सकते हैं वहां बमबारी करने के लिए या कुछ और करने के लिए, या जमीनी रास्ते हैं, वो भी नहीं देने पाकिस्तान को चाहिए। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में ये लड़ाई चलती रहेगी तो जो अमन पाकिस्तान चाहता है, और अमन जो अफगानिस्तान में जरूरी है सारी दुनिया के लिए, बहरहाल सबसे पहले अफगानिस्तान और उसके हमसाए यानी पाकिस्तान में,
तो वो कैसे होगा? जहां जंग चल रही होगी और आग लगी होगी, जब एक जगह पे आग लगी हो तो आसपास भी तो आग के शोले पहुंचती हैं। सो देयरफॉर पाकिस्तान इज वर्किंग फॉर पीस, एंड हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, जिसका मैं चेयरमैन, उन्होंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अगर अमन चाहता है तो पाकिस्तान को जबरदस्ती या किसी और धौंस से या किसी और तरीके से कोर्शन से या डरा के धमका के पाकिस्तान को कुछ और कराया जा सकता है। वो ऐसा नहीं हो सकता। और आर्मी चीफ ने बिल्कुल क्लियर बयान दिया है, बिल्कुल वेल सपोर्टेड बयान दिया है, पूरी कौम इसी बयान के ऊपर। बिल्कुल यकीन तौर पर मौजूदा हालात में इंतहाई अहम बयान है। बेहद शुक्रिया नादिर मीर साहब, आर्मी चीफ के इस मुख्तसर से बयान पर आप अपना तजज़िया पेश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा मसूदुर रहमान अब्बासी को माफ़ी मुस्तरद करके अदालत का आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। आपको ये भी बताते चले कि तकरीर किसके कहने पर की गई, FIA को खोज लगाने का हुक्म भी दिया गया है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, ऐसे तो हर कोई तौहीन आमेज तकरीर करके माफ़ी मांग लेगा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करन इकबाल से। जुल्करन बताइएगा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से माफी मांग ली मसूद रहमान अब्बासी ने, जो पीपल्स पार्टी PSX के जनरल सेक्रेटरी थे। उनका ये कहना था कि वो परेशान थे, कुछ अपनी वालदा की वफात की वजह से, कुछ घरेलू झगड़ों की वजह से। उनकी 2 बीवियां 7 बच्चे हैं, वो अकेले कमाने वाले हैं, इसलिए अदालत उनकी माफ़ी कबूल करते हुए इस केस को ख़त्म कर दे। ताम अदालत ने उनकी माफ़ी की सजा को मुस्तरद कर दी और आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। जस्टिस एजाजुल अहसन की तरफ से सरजनिश की गई मसूद रहमान अब्बासी की और कहा गया कि आप तो कह रहे थे कि अदालत मुझे बुलाए तो मैं इनको इनकी औकात याद दिलाऊंगा, अब अदालत ने आपको बुला लिया, अब हमें हमारी औकात याद दिलाएं। इस पर मसूद रहमान अब्बासी ने एक बार फिर अदालत से माफी की दरखास्त की और कहा कि मैं पाँव पकड़कर माफी मांगता हूँ। तमाम अदालत ने उनकी कहा था कि पाँव पकड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो बातें आप कर रहे थे, ये जो अब आप बातें कह रहे हैं, सब कुछ उससे पहले सोचनी चाहिए थी आपको। तमाम अदालत ने अब ये फैसला किया कि जब बेंच आइंदा समाज पर जब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में नाले पर कायम तजावुज़ात टूटना शुरू हो गई। न्यू कराची अल्लाह वाली के स्टॉप पर कार्रवाई का आगाज हो गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। न्यू कराची 4 के चौरंगी से अल्लाह वाला स्टॉप तक बरसाती नाले पर कायम दुकानों और मकानात के खिलाफ KMC इंसदाद तजावुज़ात अमले ने तामीरात गिराना शुरू कर दी। मुतासरा लोग मुतबादिल का मुतालबा करने लगे। मेरी दुकान थी और मकान भी था, दोनों मुतासर हुए। पहले तो बताया था कि यहाँ पे नाला निकलेगा, घर का नहीं बताया था। घर का अचानक आके इन्होंने निशान लगाए, बिल्कुल कुछ बोल कर भी नहीं गए हमें, तो फिर भी तोड़कर चले गए। दूसरी जानिब जिन दुकानों की बारी आने वाली है, उनके दुकानदार भी परेशान नजर आए। वो लोग आए इतनी इमरजेंसी में, वो खाली नोटिस देकर नाम लिया, मोबाइल नंबर लिखा उन लोगों ने और चले गए। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नालों पर कायम तमाम तजावुज़ात को नोटिस देकर मुस्मार किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और अब बात बदलते मौसम की। गर्मी की लहर ने कनाडा से अमेरिका तक 600 अफराद की जान ले ली। बैरुल काहिल की शिमाल मगरबी साहिली पट्टी पर रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स चल रही हैं। कनाडा के जंगलों की आग ने कस्बा लेटन जला कर रख दिया। वाशिंगटन और ओरेगन में हीट एडवाइजरीज जारी कर दी गई। वीकेंड पर खौफनाक गर्मी पड़ेगी। PCB ने मेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2021 और 22 का ऐलान कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज और इमर्जिंग क्रिकेटर्स को शामिल कर लिया गया है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की तनज़्ज़ुली B कैटेगरी से C कैटेगरी में आ गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। हुज़ैफा, कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी में? जी देखिए, साल 2021 और 22 के लिए PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, लेकिन हैरान कुन तब्दीलियां देखने में आई हैं। हसन अली जो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, उनको बराह रास्त कैटेगरी A में जो है जगह दे दी गई है। मोहम्मद रिजवान भी कैटेगरी A में शामिल है, शाहीन शाह अफरीदी और कप्तान बाबर आजम भी कैटेगरी A में। जबकि साबिक कप्तान अजहर अली जो कैटेगरी A में थे, उनकी तनज़्ज़ुली हो गई है, वो कैटेगरी B में आ गए। सरफराज अहमद की जिस तरह आपने बात की, वो कैटेगरी B से C में चली गए। और इस बार जो है वो इमर्जिंग कैटेगरी में उस्मान कादिर और PSL के हीरो शाहनवाज दानी को भी जगह दी गई है। साथ साथ B कैटेगरी में असद शफीक, हैदर अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास, नसीम शा और शान मसूद, इनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस साल नहीं दिए गए हैं। लेकिन PCB का ये कहना है कि इनको सिलेक्शन के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए देखा जाएगा। साथ साथ 25% जो है वो कैटेगरी A से लेकर C तक जो है वो माहाना तनख्वाहों में इजाफा किए गए, जबकि मैच फीस जो है वो सबके लिए यकसा बरकरार रखी गई है।
और साथ साथ कैटेगरी बी में फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शदाब खान और यासिर शाह को भी जगह मिली है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया हुज़ैफा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।